नमस्कार आचरण पॉडकास्ट लेकर मैं हूं आपका दोस्त टीएन मनीष। हमारे साथ आदर्श गौशाला लाल टिपारा को कायाकल्प के दौर से गुजारकर रमणीय स्थल के तौर पर स्थापित करने में भागीरथी प्रयास करने वाले स्वामी ऋषभ देवानंद जी हैं। बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। हरिओम जय। स्वामी जी, सिलसिला जो शुरू हुआ, चूंकि मैं खुद चक्षुदर्शी हूं, मैं उस समय दूसरे सैटेलाइट चैनल्स में हुआ करता था, लगातार मेरा जाना रहा। तो आप जब ये आदर्श गौशाला लाल टिपारा में पहुंचे, उस समय क्या था और क्या दिमाग में चल रहा था आपके कि कैसे करना है? सत्यता यही है कि गुरुदेव के द्वारा आज्ञा किया गया कि यहाँ पे गौशाला पे रह के सेवाएं देनी है। तो बस मेरे लिए इतना ही शब्द पर्याप्त था कि यहाँ पे रह के अपनी सेवाएं देनी है, गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है। तो उस समय लगभग 2017 वसंत पंचमी के समय हम लोग आए हैं यहाँ पे। और जो यह गौशाला है, जिस स्थान पे गौशाला का निर्माण किया गया है, वह टेंडरी फार्म था, का उद्योग था। और 2004 में उमा भारती जी की जब सरकार आई, उस समय इस गौशाला का कह सकते हैं कि जो टेंडरी फार्म था वह गौशाला के रूप में हो गया। चूँकि शासन इस व्यवस्थाओं को देख रही थी और शासन के पास कार्यों की कई प्राथमिकताएं हैं, तो शासकीय व्यवस्था के अनुरूप वह गौशाला चल रही थी। 2017 में संतों के आने के बाद में वास्तविक जो है वह एक कह सकते हैं कि जो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है, एक टेंडरी फार्म, जहाँ पे कह सकते हैं कि वह पाताल लोक से फिर वह वैकुंठ लोक की ओर आगे की रास्ता वहाँ से अग्रसर हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि समय बदलते दौर में डिमांड ऑफ द टाइम के हिसाब से बहुत सारे नवाचार आपने वहाँ पे किए। और वहाँ प्रबंधन के स्टूडेंट्स का आना, वहाँ पर लोगों का पहुँचना, और बहुत ऐसे छोटे छोटे नवाचार हुए हैं जो कहीं ना कहीं उसको एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाते हैं। कैसे कैसे दिमाग में आती गई चीज़ें, और पहला प्रयोग जो था वो किस तरह हुआ? सबसे पहला प्रयोग देखा जाए तो उसमें भी जो पत्रकार समूह है, उन्हीं के द्वारा उस प्रकल्प की शुरुआत की गई। जन्मदिन का प्रकल्प, विवाह कार्य प्रकल्प, और वहाँ पे अन्य जितने प्रकार के जो है सामाजिक कार्यक्रम हो सकते हैं। क्योंकि संवाद से अभाव के कारण आज गौ माता सड़कों पे निराश्रित घूम रही है। तो जितना समाज से संवाद होगा, उतना ही सेवा लेने में सुगमता होगी, उतना ही संस्कारों के संवर्धन में वह संतों के जो शब्द हैं उतने ही कारगर हो सकेंगे। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो दोनों की बात करते हैं, क्योंकि एक इसके बाद टीवी आपका एक कृष्णायन जो है, उसमें भी काफी सेवा चल रही है। और अगर हम आदर्श गौशाला ग्वालियर लाल टिपारा की बात करें तो दोनों में इस समय गौवंश जो है वो शुरुआत में क्या था, और अभी हमारी जो क्षमता है दोनों की, किस तरह उसका विस्तार है और क्या है? ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोनों व्यवस्थाएं देखा जाए तो शासन की है, शासन की व्यवस्था और संतों का शासन, सामंजस्य, समन्वयन और सज्जन गणों का सहयोग, ये कह सकते हैं त्रिवेणी के रूप में यह कार्य हो रहा है। और इस कार्य के परिणाम स्वरूप जो आदर्श गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है, जो नगर निगम के अधीन है। दूसरी जानकी मंदिर रानी घाटी, वह धर्मस्व की संपत्ति जो कभी चिलम का अड्डा हुआ करता था, बिल्कुल बीच राल के समयों में एक संतों का समूह जाता है, वह स्थान का परिवर्तन होता है। और उस स्थान के परिवर्तन और गौशाला निर्माण के कारण
जो वहाँ पे वर्तमान में उस समय जिला पंचायत सीईओ रहते हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। और मध्य प्रदेश जिला पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों में वह श्रेष्ठ स्थान जो है ग्वालियर को प्राप्त होता है कि ग्वालियर जिले में जिला पंचायत के माध्यम से जो है वह श्रेष्ठ कार्य हुआ है। और उस अनुकरणीय मॉडल को रानी घाटी मॉडल का नाम दिया गया और उस रानी घाटी मॉडल के आधार पर 10-12 गौशालाओं का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी ने उस कार्य के लिए सम्मानित भी किया। ठीक उसी प्रकार से वर्तमान में माननीय मोहन यादव जी है आदर्श गौशाला की व्यवस्था से प्रभावित होकर इसी व्यवस्था के अनुरूप जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। वो भी नगर निगम के अधीन संचालन होगा। जी 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 जी, वो हमारे ही जो है वो अंतर्गत उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में कपिला गौशाला उज्जैन में, वहाँ भी सेवाएं हमारे द्वारा दी जा रही हैं श्री कृष्णायण संस्था के द्वारा। और इंदौर में माननीय तुलसी सिलावट जो प्रभारी मंत्री जी हैं उनकी विधानसभा में, दोनों जगह जो सेवाएं चल रही हैं। तो यह ग्वालियर के लिए उपलब्धि की बात है कि किसी कार्य को करना, वह कार्य इतना अद्भुत हो कि वह अनुकरणीय हो जाए और प्रदेश के अन्य प्रांतों में से लोग यहाँ पे व्यवस्थाओं को देखने के लिए आते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में इंदौर को लोग स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उस व्यवस्थाओं को देखने के लिए कह सकते हैं कंसल्टेंसी चार्ज भी लिया जाता है। मगर यहाँ पे श्री कृष्णायण संस्था के द्वारा किसी प्रकार की कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं है और उल्टा उनको बुलाया जाता है कि इस व्यवस्थाओं को देखकर आप विकेंद्रीकृत रूप से आप अपने गांव में हमने तो सुना है कि बड़ा अच्छा आतिथ्य सत्कार होता है और बहुत ही आप बड़ा वार्म वेलकम करते हैं और बड़े अलग तरीके से बिल्कुल भारतीय संस्कृति के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं वहां पर दिखती हैं। गावः विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। और जो ग्वालियर है, अगर आप जब ग्वालियर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है, तो वह गोमय संस्कृति, वह भारतीय संस्कृति की झलक हमारी मनोदशा पे दिखना चाहिए। तो एक ग्वालियर टू ग्लोबल थॉट प्रोसेस भी जो है आपके मस्तिष्क में और मस्तिष्क से आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जो आपने कहा कि आप एक वहाँ पे जाने पे बड़ा वार्म वेलकम होता है, तो वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है, वह इसलिए है कि कोई आपके पास आया हुआ है, तो वह उतना एक स्वाभाविक धर्म होता है। किसी अतिथि देवो भव, किसी वरिष्ठ संत ने कहा कि 3 चीज है, आओ, बैठो, पियो पानी, तीनों चीजों मोल नहीं आनी। कोई आ गया है तो आप उनको बिठाएं, प्रेम से जल पिलाएं और मीठी वाणी बोले। यह 3 वस्तु जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, वह अमूल्य है। इतना सबको व्यवहार करना चाहिए। अभी जो नवाचार की बात हम कर रहे थे कि उसमें मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और दूसरे जो क्रिएटिव बच्चे हैं, किस तरह की शादियां वहां पर हो रही हैं, क्या क्या चीजें हैं, कुछ बताइए दर्शकों के लिए। ट्रेडिशनल इनोवेशंस का और कल्चरल कल्टीवेशन का एक वह सेंटर है, क्योंकि भगवान कृष्ण नंगे पांव चल के गौ माता की सेवा करते हैं। वह महत्व बताना चाह रहे हैं कि गौ माता पूज्य हैं और उस पूज्य के लिए हमारे को नंगे पैर चलना चाहिए। फिर माखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर उस सेवा करने के बाद में माखन मिला है, जिस माखन पे सबका अधिकार है, अगर वह सबका अधिकार सबको नहीं मिल पा रहा है, तो वह उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए चोरी करना भी, वह भी धर्म के पालन करने के समान है। तो वह महत्ता दिखा रहे हैं कि गौ माता की सेवा और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए माखन का सेवन। जब माखन खा लिया आपने तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ हुआ। उसके बाद जब ज्ञान की बात आती है, युद्ध की भूमि है, युद्ध की भूमि में क्या होता है, शिष्य जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर बैठा हुआ है, गुरु नीचे बैठा हुआ है, सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, हाथ में पैरों में जूतियां हैं। और जो श्रीमुख की वाणी से जो गीता के 18 अध्याय हैं, वो कहा जाता है कि मैं ज्ञान को विज्ञान के साथ कहता हूँ।
तो जो हाँ भारतवर्ष की परंपरा इस प्रकार से रही है कि गौ माता की सेवा से वह आतिथ्य से मस्तिष्क का शोधन और मस्तिष्क के शोधन से ज्ञान की जो है घुट्टी वह पिलाई जाती है। तो उसी परंपराओं को निर्वहन करने का प्रयास इस आदर्श गौशाला से भी किया जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के साथ आचार्य हैं और आचार्यों के साथ में उनके माता पिता हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो हर व्यक्ति विशेष को उस स्थान पर आकर वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को समझना चाहिए और समझकर दूसरों को भी समझाना चाहिए। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छे। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें तो अभी जैसे सीएनजी, बायो सीएनजी का चल रहा है, और कौन कौन से ऐसे प्रकल्प हैं जो आने वाले समय में दिखेंगे? वर्तमान में जैसे अभी 800 किलो पर डे का प्रोडक्शन है, इसकी और क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास है, और कितना गौवंश इस समय वहाँ संरक्षित है, और जो गौ उत्पाद है उनके बाय प्रोडक्ट्स को लेकर के किस तरह की कितना विस्तार हुआ है? अभी जितनी विषमताएं हैं उतना ही आपके पास में विशेष अवसर हैं। उन विषमताओं को लांघते हुए उसको अवसर के रूप में बदलना, तो उसका एक प्रयास चल रहा है कि मध्य प्रदेश की किसी भी गौशाला में लगा यह सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। लगभग 800 से केजी 900 केजी प्रतिदिन वहाँ पे सीएनजी का उत्पादन हो रहा है। इसकी शुरुआत हो गई है और जो इसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उसकी फीडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि वह जिस प्रकार से प्रबंधन का संकल्प समायोजित रूप से समग्रता के साथ शासन को भी उसमें जो सहभागिता होनी चाहिए वह समग्रता का अभाव एक विषय। दूसरा विषय क्या है कि जो वहाँ पे गौ माता है, गौ माता लगभग 10,000 से अधिक गौवंश वहाँ पे है, और जिस गोधन की हम करते हैं, और 22 अक्टूबर को हम गोवर्धन का भी कार्यक्रम मनाने वाले हैं। तो गोधन से गोवर्धन, और गोवर्धन से जैविक ईंधन, और जैव ईंधन से जैव उर्वरक तक की यात्रा जो है, आगे की यात्रा उस प्रकार से कह सकते हैं करना है। उर्वरक के क्षेत्र में जो अभी वहाँ पे कार्य किया जाना चाहिए वो अंडर प्रोसेस है, उसकी जो है ड्राफ्टिंग हो चुकी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। वैसे व्यक्तियों को लाया जाए कि वर्तमान समय में जैसे हम रोगी होते हैं तो रोगी होने पे पहले हम काढ़ा लिया करते थे, चूर्ण लिया करते थे। आज वर्तमान परिवेश में परिवर्तन आया है। अब आई का ज्ञान, जो आई ताई ज्ञान दिया करते थे वो अब उसके लिए एआई भी आ गया है। हाँ। एआई भी अपना ज्ञान दे रहा है। तो समकक्षीय तुलनात्मक अध्ययन आपको आना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से कि जो वर्तमान परिवेश में अब टैबलेट आ गया है, एआई टैबलेट भी आ गया है, टैबलेट खाने वाला भी आ गया है, तो उसको ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में हम खाद को लेके जाने वाले हैं, ताकि किसान को भी उसको खेतों में डालने में सुगमता है। क्योंकि पहले वह किसान बैल से खेती किया करता था, आज वह ट्रैक्टर से कर रहा है। तो उस हिसाब से भी उसको परिवर्तन करने को हम तैयार हैं। और हमने एमआईटी यूनिवर्सिटी के साथ में भी एमओयू किया है, और 5-5 विश्वविद्यालयों के साथ में एमओयू किया हुआ है। तो हमारा एक विचार है कि अनुसंधान के दृष्टिकोण से कि बाकी जगह जो बायो सीएनजी प्लांट लगे हुए हैं अनुपाततः जो है वह सक्सेसफुल नहीं है। हमारा प्लांट सक्सेसफुल रन कर रहा है और उसमें धीरे धीरे अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं। तो उसमें कितने प्रकार के इनोवेशंस किए जा सकते हैं, और रियल डेटा टाइम मॉनिटरिंग हम लोगों को एक्सेस करके बता पाएं। केस स्टडी जो है कि जो हमने किया है उसमें जो हमारे से त्रुटियां हुई हैं उस त्रुटियों से भी सीख पाएँ, और जो हमारी अच्छाई है उस अच्छाइयों को भी सीख पाएँ। तो हम गोधन का भी प्रयोग कर रहे हैं, और जो अक्षय ऊर्जा है उस अक्षय ऊर्जा के सदुपयोग के लिए 400 किलोवाट का हम रूफटॉप लगाने वाले हैं, जिससे हमारे बिजली की जो है उपयोगिता और जो अभी हम नवीनीकरण जो ऊर्जा है उन पे हमारी निर्भरता बढ़े। क्योंकि जो वर्तमान परिवेश है वह ईंधन को लेके
और जो क्लाइमेट चेंज का परिवर्तन है, अभी हम लोगों ने कोरोना भी देखा, तो क्लाइमेट चेंज के परिणाम को ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम से कम किया जा सके और कम से कम जो है कार्बन का उत्सर्जन हो, उसका भी प्रयास है। अभी जो स्थिति बनी है उसमें ये हो रहा है कि ऊर्जा विभाग अब खुद इस पर फोकस है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे आगे बढ़ना है, और जो लोग सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रहे हैं या अपने घरों में भी छोटा लगा रहे हैं, तो उसकी पूरी की पूरी जो सप्लाई है वो सीधे तौर पे गवर्नमेंट से ही मतलब हो जाता है, और फिर एक यूनिट के हिसाब से कि आपका कंजम्पशन महीने का इतना हुआ है तो आपका माइनस में बिल आएगा या प्लस में आएगा, उस तरह की व्यवस्था है। विगत 10 वर्षों से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों से और संस्था के सहयोग से हमारी हरिद्वार की गौशाला जी अक्षय ऊर्जा को बेचती है। अब बोलिए। एक ऐसी गौशाला जहाँ पे ऊर्जा का जो है विक्रय होता है, इस प्रकार की गौशाला है। यहाँ पे सीएनजी प्लांट तो हमने अभी लगाया है, वहाँ भी प्लांट हमने जो ओएनजीसी के सहयोग से सीएसआर कॉर्पोरेट फंडिंग से लगवाया, वो लगभग 8-10 साल होने को जा रहे हैं, और हमने 200 किलोवाट का रूफटॉप लगवाया पूरी गौशाला पे। टीएसडीसी ने हमारे को कॉर्पोरेट फंडिंग की, हमारे पास सरप्लस बिजली है, हम उस बिजली को बेच रहे हैं। और जो हमारी गौशाला जंगल में थी, तो मन में विचार था कि कितने प्रकार के जो नवाचार किए जा सके जिसमें अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो। तो हमने सोलर वाटर हीटर भी लगाया, और हमने लगभग 1 करोड़ के बजट से जो है यूएनडीपी के सपोर्ट से 1200 लीटर पर डे कैपेसिटी का यूरिन डिस्टिलेशन प्लांट भी लगाया, गौमूत्र का। फिर हमने 15 किलोवाट का सोलर पंप भी लगवाया। तो और बाकायदा मैं जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ एमएनआरई के सेमिनार्स हैं, मैं ज्वाइन करता था, वहाँ पे जाके फिर उनको भी जाके बोलना कि जो जनता के लिए हितग्राहिता की जो चीज़ें हैं, हम एक अच्छे होटल में बैठ के प्रोग्राम करते हैं, और जो जिसके लिए हमारे को काम करना है, तो हमारे को थोड़ा ज़मीन में भी आकर चलना चाहिए कि उन योजनाओं को, परियोजनाओं के बारे में उनको भी हम बता सकें। नहीं तो इस होटल की और कांच की दीवारें इतनी मोटी हैं कि आम व्यक्ति के जो चप्पल में धूल लगा रहेगा वो वहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करेगा। निश्चित तौर पे बात यह है कि अभी ये देख रहे हैं कि एनजीओ बहुत सारे हैं और सबके अपने निहितार्थ हैं, सबका अपना मकसद है। और राहत इंदौरी की भाषा में बोलूं तो भीतर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। तो ये जो स्थिति चल रही है अभी ये है स्वामी जी की गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन जो विजन है और जो उद्देश्य है वो दिखने का अलग है और होता अलग है। किस तरह आपका अनुभव रहा, क्योंकि ये संतों के द्वारा संचालित पूरी आपकी व्यवस्था है, ठीक है, उसमें नगर निगम एक पार्ट है, सरकार का अपना रोल है, और आप लोग केवल वहां पर एक केयर टेकर का है या प्रबंधन का है, उसके हिसाब से आप हैं। तो क्या अंतर पाते हैं आप? टीचिंग एंड प्रीचिंग, प्रैक्टिकल और प्रेजेंटेशन, जब उसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन आएगा तो ऐसी चीज़ें स्वाभाविक रूप से होंगी। हम प्रैक्टिकल में कर क्या रहे हैं और प्रेजेंटेशन में पब्लिश क्या कर रहे हैं, उसको एक हमारे को देखना पड़ेगा कि उस गैप को हमारे को कम करना है कि जो वास्तव में हम कर रहे हैं वह बताने का प्रयास करें। और व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हुई हैं कि एनजीओ के माध्यम से काम करना सहज है, मगर उसी एनजीओ के माध्यम से वह इतना आपके पास में अधिकार भी होना चाहिए कि कल को वह अपनी मनमानी ना करे, तो वह आपके पास में इतना शासन के पास में वह प्रशासन के भी मंत्र और यंत्र होने चाहिए। मैं उदाहरण के लिए लद्दाख तक नहीं जाऊंगा, आप विषयों को समझ सकते हैं। उदाहरणों की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। जहाँ पे हम जेनजी की बात कर रहे हैं जो नेपाल से चल के वहां तक पहुंचा,
बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं खुल के। हाँ, क्योंकि देखिए, आप ना तो राजनेता हैं, ना आपको सांसद बनना है, ना आपको विधायकी लड़नी है, आपको गौ सेवा करनी है, और आपने समाज के लिए अपने आप को आपने समर्पित कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बेबाकी और स्पष्टवादिता में कोई गुरेज या परहेज होना चाहिए। आप बोल सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने विचार खुल के रखें। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आप कि ये आपने एक बात अभी कही कि किसी चीज की कमीशनिंग और उसके पहले का कमीशन, किस तरह का अनुभव आता है? क्योंकि जब आप एक सरकारी व्यवस्था में उसके अधीन होकर अपने विजन से कोई चीज करना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि हर अधिकारी का अपना विजन होता है, और उसके अंदर एक आईएएस वाली बात होती है। आई एम आईएएस, मैं पॉलिसी मेकर, मैं नीति निर्धारक हूं। वो किस तरह की तकलीफें आपने इस दौरान देखी? क्योंकि एक सरकारी व्यवस्था को अपने साथ तालमेल करके चला पाना बहुत आसान नहीं होता। अच्छी बात है कि चर्चाएं शुरू हुई हैं, मगर उन चर्चाओं को, जिनसे चर्चा हमने की है और चर्चा करने के बाद में उसको हम किस परिणाम तक लेकर आ रहे हैं, वह साझा नहीं किया जाता है। उस चीज़ों को साझा करना चाहिए। जैसे भोपाल में एक प्रोग्राम हुआ, हमने कहा कि हम वही हैं जो पितरों की पूजा के लिए हम अर्पण करते हैं, और हम वही हैं कि जो पितर हैं इसी प्रकृति में वास कर रहे हैं, उस प्रकृति के नाश के लिए हम कार्य करते हैं। तो हमारी स्पिरिचुअल जो है और सोशल प्रैक्टिसों में डिफरेंशिएशन है। उसके लिए बैठक की गई, चर्चाएं हुई। एक सेशन में पैनलिस्ट मैं भी था वहां पे, मगर वहां पर जो चर्चाएं हुई, क्या उन चर्चाओं के बाद परिणाम आने के लिए हमारे साथ साझा भी किया जाएगा? उसकी ये बड़ा प्रश्न, उसकी मैं प्रतीक्षा में हूँ। जिस पॉलिसी मेकिंग के लिए वहां पे चर्चाएं की गई, वो मात्र चर्चा तक के लिए है, या चर्चा से जो है उसके चरित्र निर्माण के लिए भी हम उतने ही सजग हैं? उसके लिए जो ये गैप है, उस गैप को भरने की आवश्यकता है। हम किसको दोष दें? हम तो प्रेजेंटेशन जो है, चीज़ें अच्छी हो, हम प्रेजेंटेशन में विश्वास करते हैं, मगर प्रेजेंटेशन के बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो फिर कहीं लगता है कि वो अधिकारी बदल जाता है या फिर व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। इसमें सरकारी टेंशन कहाँ रोल प्ले करता है? या प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, या फिर हम एनजीटी की जो है, या फिर गवर्नमेंट की जो कोर्ट गाइडलाइन, हाँ, या फिर हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि वो फिर दोबारा कब पत्र भेजते हैं कि हम फिर उसको दोबारा प्रोग्राम करें या उसको परस्यू करें। उस अभ्यास में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दूसरा, इंटेंशन कहाँ स्टैंड कर रहा है? प्रेजेंटेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इंटेंशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर कार्य समय सीमा में बंधा हुआ है। अगर हम समय की हत्या करेंगे तो वो फिर समय मुड़ के वापस नहीं आएगा। तो किसी भी चीज को टाइम स्लॉट में बाउंड करना आवश्यक है उस रिजल्ट को पाने के लिए, कि ये हमारा जो काम किया गया है, यह इसका इतना परिणाम आया है, तो यह परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो इसको हम फेज 1 मान सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट होगा वो फेज 2 में कंक्लूड किया जाएगा। तो वो चीज़ें कम से कम दिखनी चाहिए। तो अभी क्या आपको जो हम कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो अगर हम गौशाला की बात करें, आदर्श गौशाला की, तो किस तरह आप देख रहे हैं कि बच्चा कहाँ पहुंचा है आत्मनिर्भरता के मामले में? आत्मनिर्भरता के मामले में वह उस राह का पथिक है। कम से कम उसने जो है वो गली से निकल के और नेशनल हाईवे से निकल के वो एक हाईवे के रोड पे आ चुका है।
बिल्कुल। हाँ, हाईवे के रोड पे वो आ चुका है, मगर यात्रा बहुत लंबी है। निश्चित है, हाँ, अनवरत है। यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि जो बायो सीएनजी का जो सेगमेंट है और जो उसके इक्विपमेंट में जो जीएसटी का सिस्टम हो, या फिर जिस प्रकार से जो बायो फर्टिलाइजर्स के लिए जो कंजप्शंस के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आनी चाहिए, क्योंकि अगर यह इमारत बन रहा है और इस इमारत के निर्माण में हम कह रहे हैं कि भाई मिट्टी वाले ईंट का प्रयोग ना हो, जो फर्नेस है उसके ऐश ब्रिक का प्रयोग करते हो, तो इतने % इसका आप यूटिलाइजेशन करो, आप गाइडलाइन बनाते हो। ठीक उसी प्रकार से हम नए नए कैंसर के हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अलग अलग क्या है आयुष्मान की योजनाएं चला रहे हैं, मगर उन्हीं योजनाओं में से एक ऐसा अनुपात भी निश्चित करना आवश्यकता है कि इतने % जो है कोई जो खाद वाली कंपनी है उनको यह जैविक खाद भी खरीद कर आम जनमानस तक पहुंचाना पड़ेगा, उनको अभ्यासी बनाना पड़ेगा। अगर वह व्यक्ति 10 एकड़ की खेती कर रहा है तो 10 एकड़ की खेती में कम से कम वह 2 एकड़ की खेती जैविक खेती भी करे, क्योंकि उससे मृदा का संरक्षण होगा और उससे जो क्लाइमेट चेंज की जो बातें हो रही हैं वह उसमें सहायक होगा। अच्छा, एक बात ये देखने में आ रही है, अब मुल्तानी मिट्टी मॉल का कल्चर बन गई, हिस्सा है, बकायदा उसको पैक करके बेचा जा रहा है। शिकाकाई जो दादी नानी के समय पे बनता था उसको पैक करके और मार्केट का कल्चर बना दिया है। जो आप जैविक की बात कर रहे हैं उसमें आप वेजिटेबल ले लें, कोई भी चीज ले लें, सबका मार्केट है और उसको कॉर्पोरेट उठा रहा है। तो हम केवल क्या उपभोक्ता संस्कृति में जो पैकिंग कल्चर है उसका ही शिकार होके रहेंगे, या इस तरह की जो आपकी योजनाएं चल रही है, जो अभियान चल रहा है, उसको भी उनके साथ ही रंग में रंग मिलाना होगा, पानी की तरह मिलना होगा, या अलग से कुछ करना चाहते? इसमें कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि हमारी आक्रमणता है। अगर ये शरबत है, इस शरबत में ये इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है और इसको मिला के आप शरबत बना सकते हैं, ये इंग्रेडिएंट पता है तो आप घर में बना लो। आप क्यों उस उपभोक्तावाद के जो है आप शिकार, ये है मनोवृत्ति में परिवर्तन है। इजी एक्सेस जो है कि किसी भी चीज में उसके टाइम ड्यूरेशन में जितना एक्सपेंशन होगा, उस टाइम ड्यूरेशन के एक्सपेंशन से उससे हमारे स्वास्थ्य पे भी उसके दुष्परिणाम खाद्य पदार्थ में निकल कर आएंगे, आ ही रहे लगातार। जी जी। और आप ये देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अजिनोमोटो और इस तरह के बहुत सारे रसायन हैं जो घातक है, जो कैंसरियस है, लेकिन जायका जो है वो आदमी को, जबकि हमारी संस्कृति में दादी नानी के नुस्खे से लेकर के हम शुरू करें तो अब तक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारी रसोई पूरा आयुर्वेद का खजाना है। जो वर्तमान का जो जेंजी है, उस जेंजी को इसकी टॉपिक को, इसके इंग्रेडिएंट्स के और इसके सब्स्टिट्यूट के और इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स के, उसको कहीं ना कहीं पॉपुलराइज करना चाहिए, जो कि वो कर सकते हैं। क्योंकि आप आईटी वाले हो, पीयूष गोयल जी ने भी कहा कि आज वर्तमान समय स्टार्टअप का है। बिल्कुल है। कौन सी चीजें कितने कम समय में आपके घर तक डिलीवर हो जा रही है, उसके लिए रेस लगा हुआ है, मगर वह जो आपके पास में उत्पाद आ रहा है उस उत्पाद की गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, और उसके जो लैब टेस्टमेंट के लिए व्यवस्थाएं डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य बीमार है तो डॉक्टर पाथ लैब बना हुआ है, अनपैथ लैब बने हुए हैं, तो उसी प्रकार से आप जो जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से लैब बनने चाहिए डिसेंट्रलाइज वे में। भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने जो है ना क्वालिटी चेक करवाया, उसके बाद में क्या हमको क्या खाना है हम उसका निर्णय कर सकते हैं। तो इस प्रकार के स्टार्टअप की आवश्यकता है। जितनी प्रकार की समस्याएं हैं उतने ही प्रकार के जो है स्टार्टअप आ सकते हैं। बस चीज़ों को डिसेंट्रलाइज वे में करने की आवश्यकता है। रील तो बनाएं, मगर हम उस रील से उतने बायस ना हो कि अपनी मति शून्य हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा मैं कह रहा था कि जितने भी दुग्ध उत्पाद हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उनका पॉस्चराइजेशन,
उसको लॉन्ग लास्टिंग वे में एक्सपायरी डेट के साथ देना। तीसरा, त्योहारी मौसम में नकली मावा, सिंथेटिक दूध, इस तरह की जो चीजें एक गौशाला के साथ गौवंश को योग योगेश्वर कृष्ण से जोड़कर देखते हुए, उस नजरिए से, उस शुद्ध भाव से जब कोई आप जैसे लोग काम करते हैं और दूसरी तरफ बाजारवाद में ये दिखता है, क्या पीड़ा होती है, क्या तकलीफ होती है, क्या लगता है मन में? लोगों के पास ज्ञान का अभाव है। WHO के लगभग रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 70% दूध नकली है, बिल्कुल 85% पनीर नकली है। तो कितने प्रतिशत जो है घी नकली होगा, इसका भी आप एक रफ अनुमान आप निकाल सकते हैं। तो मेरे को किसी सामूहिक कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में जब आने का निमंत्रण दिया जाता है, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होता है, क्या आप जो वहाँ पे फूड डिलीवर करने वाले हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, लंगर लगाने वाले हैं, क्या आप भंडारा घी का दे रहे हैं? अगर उनका जवाब यस होता है तो मेरा जवाब नो होता है कि भाई आप अगर घी का भंडारा कर रहे हैं तो मैं नहीं आऊँगा। घी है ही नहीं ना, क्योंकि घी की उपलब्धता इतनी नहीं है। तो घी अगर भगवान के जोत जगाने के लिए है तो वह आप जोत जगाएं, और जो बड़ा भंडारा कर रहे हैं आप मूंगफली के तेल में करें, तिली के तेल में करें, सरसों तेल में करें। हमारे ग्वालियर क्षेत्र से तिल का एक्सपोर्ट भी होता है। जैसे गाय पशु नहीं है, गंगा क्या आता है, नदी नहीं है, पीपल पेड़ नहीं है, ठीक उसी प्रकार से तिल को जो है धान्य के रूप में नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं वह पूज्य हैं। तो तिल का भी आप प्रयोग हैं। दूसरा विषय, जितने लोगों को आप भोजन करवा रहे हैं तो दशांश उस धन का आप जो है गौ माता में लगाएं। दूसरा, जिसको हम शिशु मंदिर कहते हैं, विद्या मंदिर कहते हैं, संस्कारशाला करते हैं, आप उस धन को वहाँ पे लगाएं। क्योंकि संस्कारों के संरक्षण के लिए और सात्विक आहार के संरक्षण के लिए, तो सात्विक आहार के संरक्षण के लिए तो आपने क्या, गौ माता के लिए आपने चारा खिलाया, आपने सेवाएं की, और संस्कारों के संवर्धन के लिए जिस मंदिर के भाव से हम करें तो वहाँ पे भी मैं करवाता हूँ। जब सारी बात कमिटमेंट हो जाती है कि मैं करूँगा, तो ही मैं उनके प्रोग्राम को अटेंड करता हूँ, अन्यथा मैं मना कर देता हूँ। क्योंकि मैं सामाजिक हूँ और आप भी सामाजिक है, मगर उस सामाजिकता का, उस धार्मिकता के आप हमारे साथ जो है उस प्रकार से फोटो खिंचा के दोहन ना करें। क्या बात है। दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश में और भी देश के कई हिस्सों में एक रेवेन्यू जनरेटर बना दिया गया है बीफ एक्सपोर्ट। किस तरह देखते हैं? से संभवतः मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में संभवतः शायद कत्ल खाना नहीं है, उत्तर प्रदेश में कत्ल खाना है। उस कत्ल खाने को भी परिभाषित जो जिस प्रकार से किया गया है कि गौवंश के वहाँ पे वध नहीं होता है। हाँ। और गौ माता सड़कों पे इसलिए भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि पूर्व में स्लॉटरिंग हुआ करता था, वर्तमान में स्लॉटरिंग बंद हो स्लॉटर हाउस में। हाँ, वो स्लॉटर हाउस में गायों को नहीं लिया था, इसलिए गौ माता सड़कों पे है और इसलिए गौशालाओं की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। बात ये हो रही थी स्वामी जी कि बीफ पर हमारी बात हो रही थी कि बीफ एक शब्द दे दिया है और वो मेरे ख्याल से दोनों ही काऊ एंड बफेलो दोनों का जो मांस है उसको ये किया जाता है संबोधित। नहीं, उसके लिए वर्ड स्पेसिफाइड है मगर उस वर्ड का प्रयोग नहीं किया जा रहा, नहीं आ रहा। वो वही प्रोफेन जो कहा है, प्रोफेन ऐसा जो है कुछ थोड़ा सा टिपिकल सा वर्ड है, प्रोफेन ऐसा जो है कुछ वर्ड है इस प्रकार का। तो वो, लेकिन मैं ये बोल रहा था कि सारा की सारा जो स्लॉटर हाउस यहाँ से तो चलो बंद हो गए, लेकिन वो एक्सपोर्ट और उसमें भी ज्यादातर जो लोग हैं वो सनातन को मानने वाले लोगों का बिजनेस उसमें ज्यादा है, प्रचार दूसरे तरह का हो रहा है, लेकिन जो उसमें मुख्य चेहरे हैं वो अपने आप को सनातनी मानते हैं।
ये स्थिति। जो मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल प्रैक्टिस, उसमें डिफरेंशिएशन है, तो वो उस डिफरेंशिएशन को कम करने की आवश्यकता है। खाई बड़ी है, उस खाई को कम करने की आवश्यकता है। एक तरफ जीव हत्या हो रही है और दूसरे ओर जीवों का संरक्षण हो सकता है। तो एक कहा जाए तो अर्थतंत्र है, अलग प्रकार के सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं में से जो जैविकता का पार्ट है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने की आवश्यकता है। वह जब जैविकता बढ़ेगी, अन्न से मन का निर्माण होता है। जब अन्न हमारा शुद्ध होगा तो वह वास्तविक मन का भी निर्माण होगा। क्योंकि हो ये रहा है कि ठीक है, सरकार चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी आबादी है, सबकी अपेक्षाएं इतनी है कि अनंत है, वो पूरी हो नहीं सकती। तो ऐसे में राजस्व संग्रहण का क्या ऐसा ही रास्ता चुना जाए जो सीधे तौर पर आस्था के साथ जुड़ता हो, या और भी रास्ते हैं? बात है कि वर्तमान परिवेश शासन सज्जन गणों से प्रभावित होकर शासन का निर्माण होता है, क्योंकि उस शासन में भी सामान्य लोग ही जाके उस पद पे आके बैठे हुए हैं। और वर्तमान परिवेश मोनोकल्चर का हो गया है जी, सेंट्रलाइज्ड हो गया है, बिल्कुल सिटी बेस हो गया है और इंडिविजुअल बेस हो गया है। तो उसका परिणाम ये निकल के आ रहा है कि छोटे छोटे काम के लिए जिस प्रकार से हमारा उद्यम होना चाहिए, उस उद्यम से हटके जो है बड़े काम पे हो गया है। और वह छोटा काम उनको छोटा दिखने लगा है, मगर वह छोटा ही जैव विविधता है, वही वास्तविक बायोडाइवर्सिटी है, और वही डिसेंट्रलाइज कल्चर है, और वही जो है कल्चरल कल्टीवेशन है, और वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अच्छा, स्वामी ऋषभ देवानंद, अगर स्वामी ऋषभ देवानंद नहीं होते तो क्या होते? बात है कि मेरी इच्छा कभी भी स्वामी की नहीं थी, और वर्तमान में भी मैं अपने आप को स्वामी नहीं मानता हूँ, सेवक ही हूँ। ये है कि बचपन से जिज्ञासा थी, संतों के प्रति अटूट श्रद्धा और एकांत प्रिय था। तो आज अगर यहाँ ना होते तो एकांतवास कहीं जंगल में या कहीं तीर्थ में कर रहे होते। अध्यात्म का मार्ग अपनाने के पहले, जैसे आपने बी की पढ़ाई बीच में ही आप छोड़ के और फिर आप हटे, तो ये जो बीजांकुर हुआ, जो रोपण हुआ कि नहीं मुझे अध्यात्म में ही जाना है, वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रेरणा थी, क्या कुछ हुआ कि आप एकदम से इस भगवा में आ गए? आप हर व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियां आती हैं जी। और मैं इतना संपन्न था कि उस संपन्नता के कारण यह सारी चीज़ें विरासत के रूप में मिली हैं। संत जो है, जो अपने गुरुदेव हैं, वह विरासत के रूप में मिले हैं। और जब गुरु मिल गए तो उस गुरु के मिलने से वह ज्ञान भी मिलता है। फिर उस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए वह अभ्यास भी करना पड़ता है। तो यह मैं इस मामले में धनी हूँ कि चीज़ें विरासत में मिली हुई हैं, और उस विरासत के रक्षण, संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं प्रयासरत हूँ। 5 ऐसी बातें आप बताइए जो आज के जेनजी को, रील से रोल प्ले करने वालों को, अपने शौक को करते हुए
क्योंकि जनरेशन गैप की हम बात करेंगे तो विस्फोट होगा। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी जैसा चाह रही है हम उसके साथ वैसा करते हुए उसको उस धारा में लेकर आए जिस धारा से वो विमुख है। जेनजी के पास सबसे बड़ा हथियार उसका मोबाइल है जय। और मोबाइल एआई है। और वर्तमान समय में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वह पढ़ाई के साथ में प्लेसमेंट को फोकस कर रहे हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है प्लेसमेंट है। वह स्टार्टअप को भी फोकस कर रहे हैं, मगर स्टार्टअप के साथ में जो ट्रेनिंग का पार्ट है वह ट्रेनिंग का पार्ट कहीं ना कहीं हमारा सुस्त है। जब आप ट्रेन करोगे, आप अभ्यासी बनाओगे, तो वह स्टार्टअप भी जो है वह कामयाब होंगे, उसके परसेंटेज में बढ़ावा मिलेगा अपने को। और जो प्लेसमेंट का सेगमेंट है, तो उस प्लेसमेंट के सेगमेंट में जिनके पास में एआई है उनको देखना चाहिए कि जो हमारे को प्लेसमेंट दिया जा रहा है वह प्लेसमेंट कहाँ मिल रहा है, हम अपने घर से कितने दूर जा रहे हैं, और दूर जाने के बाद उस प्रकल्प के माध्यम से जिससे हमारे को धन का उपार्जन होने वाला है उससे इस धरा का नुकसान कितना हो रहा है उसका कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए कि अगर यह वस्तु है, इस वस्तु के निर्माण में कितना जल खर्च हुआ है, कितना बिजली खर्च हुआ है, कितना मैन पावर लगा है। क्योंकि 1 रुपए का सिक्का भी अगर सरकार छापती है तो उसको कैलकुलेट करती है कि यह वस्तु जो है 1 रुपए का है या 1 रुपए 17 पैसे का है। उसका कैलकुलेशन होता है, उसका इकोनॉमिक्स होता है। तो वास्तव में उसको जो है व्यक्ति विशेष जो प्लेसमेंट ले रहा है उसके इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए। ये तो अर्थतंत्र को लेके हो गया, रोजगार के विषय को लेके हो गया। दूसरा विषय जो उसके आइडियल और जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियल और आइडियोलॉजी एआई का समय है, वह देश विदेश में कहीं का भी हो सकते हैं, मगर एक आइडियल जो है जिसके आइडियोलॉजी आपको अच्छी लगती है, आप अपने को उस नियर बाई के एरिया में उस व्यक्ति को चूज करें और चूज करने के बाद में उसका पिक लगाएं और उस पिक लगाने के बाद में आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करें। और टाइम स्पेंड करने के बाद में वह व्यक्ति वास्तव में आइडियल है या नहीं है उसका डिफरेंशिएशन भी करना चाहिए कि वास्तव में वह उस व्यक्ति से मैं मोबाइल के माध्यम से बायस था या वास्तव में उसमें कुछ अच्छाई है, बहुरूपिया तो नहीं है, वह बहुरूपिया तो नहीं है। अंध भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति तो हो, क्योंकि भक्ति होगी तो ही आपके पास में वह शक्ति भी आएगी और वह भाव भी आएगा, वह सामर्थ्य भी आएगा। अंधी भक्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो आइडियोलॉजिस्ट बनाए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो जिसको आप अपना आइडियल मान रहे हैं वह वास्तव में आइडियल हो भी और उसके अंदर कुछ कमियां हो, मगर जब लगता है कि भाई नहीं, जो हमारा फॉलोअर है बहुत निकटता से हमारे को फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर कुछ मिस्टेक भी होती है, तो वो भी अपने मिस्टेक को सुधारता है, सुधारने का प्रयास करते हैं। तो फिर उससे फ़ायदा यह होता है कि जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो पढ़ाने वाला शिक्षक भी वह ज़्यादा पढ़ के आता है, और ज़्यादा पढ़ के आता है तो दोनों के बीच विचार और विमर्श से, मंथन से अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। तो जो उनका आइडियल है उस आइडियल के साथ समय भी बिताएंगे और वह चीज़ें निकल के आएंगी, मगर वह व्यक्ति क्षेत्रीय होना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान समय में जो है, रफ मेरे द्वारा सर्वे किया गया है कि जो टी शर्ट्स पहन रहे हैं बच्चे जी, कोई भी पहन रहा है, उसमें जो ब्रांडिंग की गई है वो एंटी इंडियन है। एंटी इंडियन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस पे जो भी लोगो होगा, वर्ड्स होगा, वो हमारे कल्चर का नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर का नहीं है, हमारे इंडियन ओरिजिन का नहीं है।
तो फिर ऐसी चीज़ों पे आप पे क्यों बाधता है? अगर ग्वालियर में वो प्रिंट हो रहा है, अगर ग्वालियर का प्रिंट ग्वालियर को प्रमोट नहीं कर पा रहा है, तिगरा को प्रमोट नहीं कर पा रहा है, हरसी को प्रमोट नहीं कर पा रहा है, मितावली पटावली को प्रमोट नहीं कर पा रहा है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम अपनी वस्तुओं की प्रशंसा स्वयं नहीं करेंगे तो बाहर वाले व्यक्ति आपके आके आपकी प्रशंसा करे, ऐसा अपेक्षा नहीं करना चाहिए। आपने लेकिन ये बड़ी गहरी, आपका मतलब बड़ा कीन इनसाइट गया है इस पे कि ये टी शर्ट्स में और इसमें जो प्रिंट हो रहा है, एकदम से आपको कहीं दिमाग में कैसे आई कि ये दिख रहा है? मैं सर्वे करता हूं, मैंने कहा कल्चरल कल्टीवेशन, ट्रेडिशनल इनोवेशंस, तो जो मैं कह रहा हूं उसके लिए कोई आपके पास में आधार भी होना चाहिए। हाँ, निराधार नहीं हो। हाँ, बेसलेस बात ना हो। हाँ, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि टी शर्ट्स में जिस तरह की इबारतें आजकल लिख करके आ रही है वो बिल्कुल लंदन है, कैलिफोर्निया है, दुबई है, इसी ग्वालियर में प्रोग्राम होगा तो वो क्या है कि तिगरा के नाम पे ना होके, सनीचरा के नाम पे ना होके वो दुबई कार्निवाल होता है। ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। तो अल्टीमेट गोल क्या है? अब आखिरी पायदान पर आ रहे हैं। अल्टीमेट गोल क्या है कि हम गौवंश के साथ में कितनी लंबी लड़ाई और लड़नी पड़ेगी कि करपात्री जी महाराज को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे देश का वो इतिहास रहा जब करपात्री जी जैसे संत जिन्होंने बीड़ा उठाया, संसद में गोलियां चली है, तो इतना बड़ा जो उस समय आंदोलन हुआ, उसके बाद आज हम इतने साल बाद आपके साथ बैठ करके वही चर्चा कर रहे हैं कि गौवंश सड़क पर है, गौवंश के साथ ऐसा हो रहा है, हम क्या करें? क्या लगता है कि इस पूरे अंतराल में कितना हम कर पाए हैं? ये अच्छी बात है कि सरकार अब उस पर सरोकार दिखा रही है। मेरा मानना है सबसे प्रथम संस्कृति शब्द को जीना पड़ेगा। जब आप संस्कृति को जियोगे तो फिर आप उस संस्कृति को जीने के लिए ऋषियों का संग करना पड़ेगा, और ऋषियों के संग करने के साथ में उस खेती को भी करना पड़ेगा। वह खेती जो जैविकता को देने वाली है, चिंतन को देने वाली है और स्वदेशी को देने वाली है। भारतवर्ष की संस्कृति ऋषिकेशी संस्कृति है, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। तो वर्तमान में दीक्षारंभ की आवश्यकता है, और वह दीक्षा किनसे ली जाए, क्या उसकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। क्योंकि जब दीक्षित होगा व्यक्ति तो वह कहीं ना कहीं वो खूंटे से बंधा हुआ है कि वह विचरण करने तो जाएगा, मगर विचरण करने के बाद में वह पुनः उस खूंटे पे आएगा, और उस खूंटे पे आने के बाद में वह वहाँ से ज्ञान लेगा, ज्ञान लेकर वह जमीन पर जाएगा उस कार्य को क्रियान्वयन करने के लिए। आज वर्तमान समय में वह गुरु रूपी खूंटे का अभाव हो गया, एक विषय। दूसरा, जो संस्कारों के लिए कहा गया, तो जब कहा जाए तो सामाजिक गिरावट आती है तो सामाजिक ह्रास के कारण उसके कई प्रकार के विघटन समाज में देखने को मिलते हों, चाहे वह स्वदेशी का विषय हो या समरसता का हो या स्वदेशी गाय का हो या स्वदेशी संगीत का हो, या हमारे आसपास में जो डेस्टिनेशंस हैं, हमारे ही इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमारे स्कूल के इंस्टीट्यूशंस फॉरेन टूर दे रहे हैं, अपने भारतीय दर्शनों को ना पढ़ा के, ना भारतीय स्थानों पे ना भेज के। तो एक अंधी दौड़ चल रही है। उस अंधी दौड़ में अपने चीज़ों को, अपने व्यक्तियों को, अपने संसाधनों को गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है, और गुणवत्ता सुधार कर उसकी महानता बताने की आवश्यकता है।
मेरा सवाल ये था कि गौवंश का अभी जो हाल है, ठीक है, सरकार सरोकार दे रही है, अब ये बात आ गई है कि सरकार के स्तर पे गौशालाएं चल रही है, बहुत अच्छी संकेत है। कितनी लंबी यात्रा है और कितना चुनौतियां कितनी है? दूध की शुद्धता जब तक निर्धारित नहीं हो पाएगी तो दूध की कीमत नहीं बढ़ेंगे, दूध की कीमत नहीं बढ़ेंगे तो किसान गायों को रखेगा नहीं। तो गौ माता का संरक्षण के लिए दूध का संरक्षण एवं उचित मूल्यों का निर्धारण, नकली पे छापा लगे, और जो संवर्धन का विषय है, संवर्धन एक बड़ा विषय है, ब्रीड डेवलपमेंट के लिए काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो गौवंश सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं उनकी जो है प्रजनन की क्षमता और दूध उत्पादन की क्षमता में आमूलचूल गिरावट आया है। जब तक उसको संवर्धन नहीं करेंगे तब तक गौ माता जो है किसान के खूंटे पर लाना बड़ा मुश्किल होगा। 2 विषय। तीसरा विषय, गौ आधारित भारतवर्ष की परंपरा रही है, उस परंपरा के निर्वहन के लिए जो जैविक खेती कर रहा है उसको प्रमोट कर, जैव उत्पादों की टेस्टिंग के लिए और जैव उत्पादों के लिए क्रय विक्रय के लिए भी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। उसके लिए एक व्यवस्था ये है कि जैसे मध्य प्रदेश में हमने पत्र भी दिया था कि जो गौ उत्पाद हैं, सांची के आउटलेट हैं, सांची के आउटलेट से किस प्रकार के उत्पाद बिक रहे हैं सभी लोग अवगत हैं। जो दूध के उत्पाद के अलावा अन्य उत्पाद बिक रहे हैं, जो है, पेड़े हैं, सिगरेट है, बीड़ी है, बहुत सारे, तो उस के लिए वह स्थान नहीं है। वह स्थान गौ माता के दूध के लिए है, गौ माता से जुड़े हुए उत्पादों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। उससे नंबर ऑफ आउटलेट बढ़ के आएंगे। जब आउटलेट बढ़ के आएगा तो जैविक किसान अपने सामान को, अपने उत्पाद को वहाँ पे रख पाएगा, उसको अच्छी कीमत मिल पाएगी और कहीं ना कहीं उनके जब बढ़ावा मिलेगा तो गौ माता का स्वाभाविक रूप से संरक्षण और संवर्धन भी शासन के माध्यम से और सामान्य गणों के सहयोग से और संत जनों के संबोधन से ही संभव है। चलिए, तो बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूं कि आप आए, आपने अपनी सारी बात रखी और बहुत सारे ऐसे पहलू मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा में दर्शकों तक अवश्य पहुंचेंगे जो अब तक उनकी जानकारी में नहीं थे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि ये समय की मांग है कि हमें अपनी संस्कृति और संस्कार के साथ उस विरासत को लेकर के चलना होगा जो विरासत आज भी भारत के लिए कहती है कि भारत भूमि युगे युगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ आने और तमाम चर्चा के लिए। दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।